नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, फ़िज़ाई आलूदगी हमारी सेहत को नुमाया नुकसान पहुंचाती है, जिसकी खबर हमें कई देर बाद लगती है। जगह जगह बसेस, गाड़ियों और फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं हमारी सेहत को मुतासर कर सकता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का नंबर फ़िज़ाई आलूदगी में दूसरा है। इसके असरात हमारी सेहत पे कैसे पड़ते हैं, इस पे भी आज हम बात करेंगे। दूसरी जानिब गर्म मौसम में बिजली की तवील लोड शेडिंग से आवाम का बुरा हाल। घंटों घंटों बिजली ना होने के बाइस पानी की सप्लाई भी मुअत्तल, यहाँ तक कि पीने का साफ पानी तक मयसर नहीं। इन तमाम तर सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है सीनियर रहनुमा समीर मीर शेख साहब, और इनके हमरा हैं डॉक्टर दुर्रे शहवार। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे डॉक्टर साहिबा का। डॉक्टर साहिबा, बताइएगा, हवा में पार्टिकल्स 2.5 मैटर के होते हैं। ये पार्टिकल हमारी सेहत को कैसे मुतासर कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने कहा, जो हमारी फ़िज़ाई आलूदगी है वो हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर कर रही होती है जी। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये बेसिकली जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं, जिनका साइज़ 2.5 मिलीमीटर्स होता है। बिल्कुल ठीक जो है। हमारी हवा के अंदर जो है वो गंदगी, आम बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो तो हम इनहेल करके एक्सहेल करके निकाल देते हैं। बिल्कुल ये ठीक है। छोटे पार्टिकल्स जो हैं ये हमारी सांस की नाली के ज़रिए जो है वो फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाके बहुत से अमराज जैसे कि खांसी है, दमा है, बाद में प्रोलॉन्ग अगर ये होता है तो अस्थमा के साथ साथ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ और बाज़ औक़ात फाइब्रोसिस की तरफ लेकर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये पार्टिकल्स आम तौर पे वैसे तो ज़रूर नहीं पाए जाते, लेकिन जब हम डिफ्रॉस्टेशन करते हैं, जैसे हम दरख्त काट रहे हैं जी, अगर हम कोई अपने घर में फ्यूल कंजम्पशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये सब जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये जाके इन पार्टिकल्स को प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रही होती हैं जी। और ये पार्टिकल्स जो हैं वो हवा के अंदर, आम जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो तो जब बारिश होती है तो उसके साथ बैठ जाते हैं। ये छोटे ज़रात जो हैं ये हवा के अंदर मुसलसल रहते हैं और ये बैठते नहीं हैं, मुसलसल रहते हैं, कोई ड्यूरेशन नहीं है। जितना छोटा पार्टिकल होगा उतनी देर तक रहेगा और उतनी ज़्यादा वो लंग के अंदर जाएगा और उतना ज़्यादा वो जो लंग को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा, हमारे फेफड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा और वही पार्टिकल्स हमारी सेहत के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। समीर साहब की जानिब जाऊँगी। समीर साहब, बिलियन ट्री मंसूबा तो पीटीआई हुकूमत ने मुकम्मल कर लिया, लेकिन आज भी हम एक आलूदा फ़िज़ा में रह रहे हैं। क्या समझते हैं आप इस चीज़ को, एनवायरनमेंट पर जोर देना कितना ज़रूरी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खतीजा, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो आपने उठाएं और आप पूरे वर्ल्ड में देखें इस पे बहुत शदीद किस्म का काम हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो अपनी पीटीआई गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि वो एक बड़ा ज़बरदस्त बजट लाए। उसके साथ साथ जो उन्हें एनवायरनमेंट के ऊपर जिस तरह से जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, दे हैव बिन वेरी सीरियस ऑन दिस इशू, चाहे स्टार्टिंग फ्राम दी मैनग्रोव्स ऑफ सिंध टू दी फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज़। आप देखें, एनवायरनमेंट पे बहुत स्ट्रेस किया है वज़ीर आज़म साहब ने। एंड पाकिस्तान को ये एहसास भी मिला कि इस दफ़ा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो पाकिस्तान ने मनाया, जिस पे आपने देखा कि डिफरेंट डिप्लोमेट्स और पूरी दुनिया ने उस पर, जो लीडर्स हैं उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया और जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एनवायरनमेंट पे इस गवर्नमेंट के, उसकी तारीफ़ की गई। इसके साथ साथ आप देखें बिलियन ट्रीज का जो प्रोजेक्ट है, जिस पे आपने देखा कि बाद में सऊदी अरेबिया भी ऑन बोर्ड आ गया कि हम भी हेल्प करेंगे, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द काइंड मतलब ऐसा आपने कभी प्रोजेक्ट देखा नहीं है। वो 1 बिलियन से स्टार्ट हुआ था, अब उसको 10 बिलियन पे ले जाने की कोशिश है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की बात करें, दे ऑल्सो केम ऑन बोर्ड। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक साइकिलिंग का रैली निकाली इस्लामाबाद में, टू शो दैट यू नो एक इको फ्रेंडली हमारा इन्वायरमेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ एक जिगजैग इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया कि जो ये फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, तो एक जिगजैग टेक्नोलॉजी हो जिससे आलूदगी को, पोल्यूशन को संभाला जा सके। अच्छा समीर साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो फैक्ट्रीज़ के मालकान हैं उनसे भी बात की जाए, उनसे भी डिस्कस किया जाए कि ये जो धुआं निकल रहा है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है, उसके ऊपर क्या बातचीत हुई है। और सेकेंड ये कि फुजला जलाने का जो तरीका है, कराची में भी उसे फॉलो नहीं किया जा रहा। और अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो लाहौर में भी आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो लाहौर में है।
जी आई एग्री। इसी पे मैंने आपको बताया कि वो एक ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी लाए कि जिसकी वजह से पोल्यूशन कम किया जाए और एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की। आप देखें इस्लामाबाद में आज जगह जगह पे ये कियोस्क बना दिए गए हैं जिसके अंदर ये प्लास्टिक बॉटल्स डालते हैं ताकि वो रिसाइकिल का, जैसे आपने वेंडिंग मशीन देखी होगी कि वो पैसे डालते थे, कोल्ड ड्रिंक्स निकलती थी, अब उसमें वो प्लास्टिक बॉटल्स डालते हैं और उसमें वो वाउचर्स और इस तरह की चीज़ें निकल रही हैं। जो आपने जलाने की बात की, इस टेक्नोलॉजी पे भी काम हो रहा है कि किस तरह इसको लिमिट कर दिया जाए। आप देखें 2023 तक कोशिश है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कार्स की तरफ जाएं। इसका एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ये पॉलिसी एक बन चुकी है। बिल्कुल ठीक है। समीर साहब कॉलर मौजूद है, कॉलर भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी सवाल कीजिए। हेलो जी सवाल कीजिए। टीवी का वॉल्यूम जो है वो स्लो कर दें या बंद कर दें? कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। जी समीर साहब, मैं इसको थोड़ा सा ऐड अप करूंगा। देखें जो ये ट्री का कैंपेन है, ये सिर्फ एक वो नहीं है कि एक फॉरेस्ट टाइप बना दें, इसके अंदर फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स लगाए गए हैं जिसकी वजह से बड़ी जॉब क्रिएशन हुई है, हमारे एक्सपोर्ट्स में फ़ायदा हो रहा है। एक ऑलिव ऑयल का हमारा एक बड़ा एक इशू था, उसके दरख्त लगाए जा रहे हैं। साथ साथ मैंने आपको बताया कि जैसे ये इन्वायरमेंट पे जो ब्लू कार्बन जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा एक इशू क्रिएट होता था, उसकी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एक पॉलिसी बन रही है। इस दफ़ा जो बजट रखा गया है एनवायरनमेंट पे, वो लास्ट जितनी भी हुकूमतें गई हैं उससे बहुत ही बड़ा बजट रखा गया है। और इसमें खास तौर पे मैं बोलूंगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया गया है ताकि उनको इसकी जो नेसेसिटी है और इम्पोर्टेंस समझ में आए कि एनवायरनमेंट, क्योंकि इससे पहले हमने देखा नहीं था समीर साहब के एनवायरनमेंट के हवाले से जो है वो इतने इकदाम लिए गए हो। डॉक्टर साहिबा बताइएगा, एयर पोल्यूशन कितनी बीमारियों को जन्म दे सकता है और क्या लंग कैंसर का भी रीज़न जो है वो एयर पोल्यूशन हो सकता है? हम रिलेट कर सकते हैं इससे? बिल्कुल। देखिए खतीजा, जब सांस लेते हैं ना 1 मिनट में, तो 15 से 20 मरतबा सांस ले रहे होते हैं, जबकि हमारा जो वाटर कंजम्पशन वो पूरे दिन में एक इंसान को 3 से 4 लीटर चाहिए। तो एयर पोल्यूशन जो है वो हमारी सेहत पे ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है। जैसा कि हमने भी बताया, समीर साहब ने भी कहा कि हम जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं या जितनी भी फॉसिल जला रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है। जबकि हम आम जिंदगी में जब सांस ले रहे होते हैं तो अच्छी सांस ले रहे होते हैं, यानी ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं, और गंदी सांस का खराज कर रहे होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बॉडी से निकाल होते हैं। ये एक फ्रेंडली दोनों गैसेज हैं जो एक्सचेंज की बेसिस पे रह रही होती हैं। लेकिन जहाँ पे हम फ्यूल कंजम्पशन की बात करें, फुजला जलाने की बात करें, दरख्त काटने की बात करें, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड की होती है, जो कि खतरनाक गैसेज हैं, जो हमारी ओजोन लेयर, जो हमारी अर्थ है उसको जो प्रोटेक्ट करें, उसको भी ख़राब करती है और हमारी अपनी ज़िंदगी में सांस लेने में बहुत दिक्कत का बायस बनती है। जब हम इन गंदी हवाओं को अपनी सांस के ज़रिए फेफड़ों में लेते हैं, तो जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनके सबसे आखिरी जो ऑर्गन होता है, पार्ट्स होता है, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, वहाँ पे जाके लोग जमना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे ऐसा ऐसा जब जमेंगे तो मेरा फेफड़ा या आपका फेफड़ा जो काम करता है ना, वो गुब्बारे की तरह से करता है। हम सांस लेते हैं, फेफड़ा फूलता है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो फेफड़ा सिकुड़ता है। अब जब ये पार्टिकल्स वहाँ पे जमा हो जाते हैं तो इस काम को करने में वो दिक्कत होती है इंसान को। तो इसी तरह आप लोगों को देखें, जो सबसे पहला मसला होता है, लोग कहते हैं खांसी हो रही है, हल्की फुल्की खांसी होती है, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, और फिर यही खांसी अस्थमा में या एलर्जिक अस्थमा में, और उसके बाद क्रॉनिक लंग डिजीज में, और फिर वो क्रॉनिक लंग डिजीज उसको फाइब्रोस कर देती है, यानी फेफड़ा इतना सिकुड़ जाता है कि मरीज जो है वो सांस नहीं ले पाता। और इसी चीज़ की बिल्कुल टर्मिनल स्टेज होती है ब्रोंकिएक्टेसिस या लंग कैंसर। ये बिल्कुल एंड स्टेज है। अगर इसी की वाली बात है कि हम अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर करें, रहने के रहन सहन का स्टाइल, जैसे कि बाहर की बात की कि हम पौधे लगा रहे हैं, घरों में भी हम फ्रेंडली इन्वायरमेंट कर सकते हैं। घर में छोटे छोटे पौधे आप लगा लीजिए, अपने घर में फ्यूल कंजम्पशन को कम करें, वेंटिलेशन बहुत अच्छा रखें, तो उसकी वजह से हमें एक अच्छी हवा और सेहतमंद हवा जो है वो माहौल में मिलेगी। तो ये जो गंदी हवा का जो अखराज है वो हमारी बॉडी से और एनवायरनमेंट से कम हो सके। बिल्कुल ठीक है। जी नाज़रीन, आलूदा फ़िज़ा भी क्या हमारे पानी को आलूदा करती है? इस पे भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।
नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे फ़िज़ाई आलूदगी पे। फ़िज़ाई आलूदगी पे अगर जो हमारा इदारा है मौलियात वो किस तरीके से काम कर रहा है, सिंध हुकूमत की क्या हिकमत अमली रही है, इन चीज़ों पे बात करेंगे। समीर साहब बताइएगा, डायरेक्टर जनरल नहीम अहमद की क्या हिकमत अमली रही है एनवायरनमेंट के ऊपर? जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि इनका वो विजन ही नहीं है कि ये एनवायरनमेंट में काम करें। दे आर टू बिजी इन बिगर इश्यूज जो उनके हैं। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट सिंध गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से बहुत सारे ऐसे NGOs हैं, प्राइवेट लोग हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अगर आप क्लिफ्टन पे ही चले जाएं, वहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त अर्बन फॉरेस्ट बना है, जो शहजाद साहब हैं उनका इनिशिएटिव था, और जिस पे जो लोकल हैं हमारे रेजिडेंट्स हैं उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त हेल्प की। देखें, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पार्क्स हैं वो ही नहीं रहे हैं। 3 दफ़ा बिलावल भुट्टो साहब, ये जो बेनज़ीर शहीद भुट्टो पार्क है क्लिफ्टन में, बिल्कुल ठीक है, ये 1 साल के अंदर 4 दफ़ा विजिट कर चुके हैं। वो एक अर्बन फॉरेस्ट बनाने की वहाँ कोशिश कर रहे हैं, बट आज तक उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। लियारी एक्सप्रेस वे पे लोगों ने एक और इनिशिएटिव लिया अर्बन फॉरेस्ट का। अभी कुछ दिन पहले हमारे PTI के कराची के प्रेसिडेंट ने खुरम शेर जमान, उन्होंने वहाँ जाके एक वीडियो बनाई जहाँ एक बकरा मंडी खुल गई है उसके ऊपर। तो पार्क के लिए ये जमीन दी गई थी, पार्क ये लियारी एक्सप्रेस वे के बीच के अंदर इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, अर्बन फॉरेस्ट बनाना चाह रहे थे वहाँ, लेकिन उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली अभी वहाँ बकरा मंडी खुल गई है। तो इनके अपने फार्म्स जो हैं, इनकी अपनी जो ज़मीनें हैं, वहाँ तो आप देखेंगे बड़ी हरियाली है और बड़े दरख्त हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है, एक प्रेसिंग इशू है एनवायरनमेंट का, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि ये जो हमारे यहाँ बसेस चल रही हैं वो पाकिस्तान जब बना तो उस ज़माने की आज तक चल रही हैं, ना उसका कोई इमिशन का, ना उसके इंजन की कोई चेक एंड बैलेंसेस है कि इतना धुआं वो छोड़ रही हैं कि वो उस पर ये लोग काम नहीं कर सके। आज तक एक बस तो दे नहीं सके ये लोग 14 साल के अंदर कि कोई बेहतर बसेस होती हैं तो कुछ तो पोल्यूशन पे काम होता है। जो फैक्ट्रीज़ हैं, चीज़ें हैं, उस पर भी एनवायरनमेंट कोई काम नहीं कर रहा है। आप अगर यहाँ क्लिफ्टन बीच पे चले जाएँ तो यहाँ बिल्डिंग का जो वेस्ट है वो डायरेक्ट पानी के अंदर छोड़ा जा रहा है। समीर साहब, लाहौर के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है वो तो लाहौर है। I agree with you, but this government has taken a lot of initiative. जैसे मैंने आपको एक बताया, ब्लू कार्बन का एक इनिशिएटिव लिया गया था, जिस पे zigzag टेक्नोलॉजी लाई गई थी। उसके साथ साथ देखें जो हमारे फॉरेस्ट बच गए हैं उसके ऊपर जो है शदीद किस्म का काम हो रहा है कि उसको प्रिजर्व किया जाए। जो हमारे दूसरे किस्म के इस तरह के प्लांट्स हैं उसको प्रिजर्व करने की, जो हेरिटेज प्लांट्स हैं उसको प्रिजर्व करने की चीज़ें हो रही हैं। जो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, लाहौर पंजाब में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब यूज़ करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगी कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ा जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये चीज़ें कम होंगी और इसकी वजह से पोल्यूशन में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा, आलूदा फ़िज़ा के ऊपर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आलूदा फ़िज़ा भी क्या हमारे पानी को आलूदा कर देती है और फिर यही पानी हम पीते हैं? हमने भी बात की थी कि जब हमने हवा के अंदर जब एसिडिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं तो वही जब बारिश होती है तो वो एसिडिक रेन होती है, आम रेन नहीं होती। फिर वो एसिडिक रेन जो है वो हमारे पानी के अंदर मिलके फ्लड सिस्टम के ज़रिए या सीवरेज के ज़रिए वो नॉर्मल घरों में आती है। अब जब ये कंटामिनेटेड पानी है, जब हमें यहाँ घरों में आता है, दूसरा अनफॉर्चुनेटली जहाँ हम माहौलियाती आलूदी की बात कर रहे हैं वहाँ पे हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारे यहाँ सीवरेज सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा वाटर सिस्टम सीवरेज सिस्टम के साथ मिल रहा होता है, हमारे घरों तक जो पानी आ रहा होता है वो कहीं ना कहीं पाइपलाइन ब्रेकअप होकर वहाँ से कंटामिनेशन होकर आ रहा होता है। तो उस कंटामिनेटेड वाटर की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ, जैसा कि डायरिया, आपने हमारा नाम सुना होगा, बच्चों को हैज़ा हो जाता है गंदा पानी पीने की वजह से। पीलिया की बीमारी, हेपेटाइटिस जिसको हम कहते हैं, वो हो जाता है बहुत से बच्चों को। उसके अलावा पानी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर हम पानी, अगर आप हवाई आलूदगी को साफ़ कर देंगे और पानी की सफाई कर लेंगे, उसकी बेहतरी ये है कि आप पानी को हमेशा बॉयल यूज़ करें। अच्छा, आजकल जो सिस्टम एक चला है RO प्लांट सिस्टम, बहुत से लोगों के जहन में कि ये भी एक फ़िल्टर प्लांट है या क्लोरिनेटेड वाटर। ये फ़िल्टर प्लांट नहीं, ये रिवर्स ऑस्मोसिस है, यानी जो ज़मीन के अंदर पानी मौजूद है उसको रिवर्स ऑस्मोसिस के ज़रिए खींच के पानी निकाला जा रहा है। उसमें से ना कोई जरासीम मर जाते हैं, ना कोई इसमें क्लोरिनेशन होती है। उस पानी को आपने हर हाल में बॉयल करना है। बॉयल करने का उस पानी को भी हमने हर हाल में बॉयल करना है। उस पानी को बॉयल करना है क्योंकि उसके अंदर जरासीम मौजूद है, सिर्फ आ गए हमारे फिल्ट्रेशन से बहुत हद तक बैक्टीरिया निकल जाते हैं लेकिन मरते नहीं है।
बैक्टीरिया को मारने का बेहतरीन तरीका जो है वो हमेशा से चला है वो बॉइलिंग ही है। अगर आप पानी को बॉईल करें, बॉईल करने का तरीका ये होता है कि जब वो उबाल आना शुरू हुए तो कम से कम 5 मिनट तक आपने उसको प्रॉपर पकाना है और उसके बाद फिर उसको आपने यूज़ करना है। और उसी बॉयल पानी को, दूसरा जब हम वॉशरूम जाएं, बच्चे जैसे या बड़े जो भी हैं, तो सेहत अब जैसे आजकल कोविड की वजह से भी हम कह रहे हैं कि बार बार हाथ को धोना है और साफ़ करना है। तो आधी से ज़्यादा बीमारियां तो आपको हाथ धोने से और साफ़ करने से ही ख़त्म हो जाती हैं, चाहे वो कोविड हो या पानी से। इसी तरह से पानी से बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो हैं, जैसे हमने अभी बात की कि डायरिया में सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ कौन सी है? डायरिया हमारे पास सबसे ज़्यादा आता है, वॉमिटिंग और मोशन जिसको हम कहते हैं, क्योंकि लोग जो है वो बाहर जाके खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं या पानी का ऐसे शेक्स बन रहे होते हैं या पानी आमतौर पे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बिला झिझक हम लोग इस्तेमाल करते हैं बगैर सोचे कि पानी साफ़ सुथरा है या नहीं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वो बैक्टीरिया हमारे पानी के ज़रिए जाके आंतों को इन्फेक्ट करता है। उसमें टाइफॉइड के केसेस भी हमारे पास बहुत सारे आते हैं, जो रेजिस्टेंट टाइफॉइड होता है। आम टाइफॉइड नहीं होता, वो आम एंटीबायोटिक से जो है वो सही भी नहीं होता, उसके लिए हमें सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन एंटीबायोटिक के ऊपर जाना पड़ता है। तो उसका भी बेहतरीन इलाज ये है कि जो अभी आप पानी इस्तेमाल करें वो साफ़ सुथरा हो और उबाल के इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। समीर साहब, गर्मी के मौसम में हमेशा की तरह लोड शेडिंग जो है वो जारी है, घंटों घंटों लोड शेडिंग की जा रही है, देहात का कोई पुरसराना हाल नहीं। क्या समझते हैं आप, आवाम इस प्रेशर में जी रही है और क्योंकि बिजली भी नहीं है तो पानी की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई है? जी, आप सही कह रही हैं। आज ये आप देख लें कि 3 दिन हो गए हैं, लाइन बर्स्ट हुई हुई है और वाटर बोर्ड जो है वो आई डोंट नो किधर है, और कराची के शहरियों को पानी बिल्कुल मैसर नहीं है। आप अगर कराची से थोड़ा बाहर चले जाएं, डॉक्टर साहब की थोड़ी बात को मैं आगे बढ़ा दूं कि वाटर कमीशन की जो रिपोर्ट है, खतीजा किसी दिन आप अगर जाके देख लें जो ये पानी आता है पीने का और इनकी जो टैंक्स का हाल देखें और जिस तरह पानी आता है, इतना बुरा हाल है पानी का कि वो पीने के लायक तो दूर की बात है कि वो उससे तो अपना ये दर्दों को वो भी नहीं कर सकते, इतना बुरा हाल है। देखें, जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है, एक इलेक्ट्रिसिटी का इशू हमारा रहा है एंड वी हैव बीन ट्राइंग रियली हार्ड कि इसको रिजॉल्व किया जाए। अनफॉर्चुनेटली जो पुराने हमारे हुक्मरान थे यहाँ, उन्होंने इस तरह के मुआहदे किए, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो या दूसरों के साथ हो, कि उस मुआहदों को छेड़ा नहीं जा सकता। हम दुआ गो हैं कि ये 2023 जल्दी आए, ये कॉन्ट्रैक्ट्स इनके साथ ख़त्म हो, तो ये जो जिस तरह की ये लोगों ने अंधाधुन या करप्शन की और इस तरह के मुआहदे किए इनके साथ, वो ख़त्म हो ताकि कोई बेहतरी आ सके। समीर साहब, कराची वालों को साफ़ पानी कब मिलेगा? साफ़ पानी का इशू कराची में आज से नहीं है, कई सालों से है और अब तक जो है ये इशू चल रहा है, जबकि कराची 70% टैक्स जनरेट करके देता है। जी, आई टोटली अग्री विथ यू। कराची के साथ जो हाल हुआ है पिछले 70 सालों में, इस तरह नहीं होना चाहिए था। हमारा तो K4 का प्रोजेक्ट रेडी है। देखें, हम जो है ना, ये 18वीं तरमीम की तलवार के नीचे इस तरह ये लटक रही है हमारे ऊपर कि हम कोई काम कर नहीं सकते हैं, और सिंध हुकूमत जो है वो इन चीज़ों पे बात करना नहीं चाहती है। हम यहाँ कोशिशों में हैं कि चीज़ें बेहतर हों, K4 प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, अल्लाह करे इनको कोई होश आए, और ये कि डिसैलिनेशन प्लांट्स की बातें करते थे, इलेक्शन से पहले RO प्लांट्स की बातें करते थे। जो RO प्लांट्स इनने कराची से लेकर कश्मीर तक लगाए, अगर आप उस RO प्लांट्स में करप्शन देखें, और एक भी RO प्लांट वो आज जो है वो चल नहीं रहा है इन लोगों का। ना ये डैम्स बना सके पिछले 14 सालों के अंदर, ना ये कोई साफ पानी मैसर कर सके आवाम को। सो अनफॉर्चुनेटली अंडर द 18th अमेंडमेंट हम लोग फंस गए कि फेडरल गवर्नमेंट इतनी इंटरवीन कर नहीं सकती है, बट हम इनको जगा सकते हैं, इनको बता सकते हैं, कुछ शर्म दिला सकते हैं, अल्लाह करे कोई बेहतरी आ जाए। बिल्कुल ठीक है जी नाज़रीन, इस पे मज़ीद भी बात करेंगे, साथ ही आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे एयर पोल्यूशन के हवाले से भी, एयर पोल्यूशन को बेहतर कैसे बनाया जाए और गर्मी के इस मौसम में जहां बिजली भी नहीं है अपनी डाइट क्या ली जाए। डॉक्टर साहिबा बताइएगा सबसे पहले तो कि एयर पोल्यूशन को बेहतर कैसे बनाया जाए, आम लोगों की जानिब से क्या कहेंगी आप, और साथ ही इस गर्मी के मौसम में जहाँ पे बिजली नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो घर में रह के हम कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एयर पोल्यूशन को बेहतर करने के लिए घर के लेवल पे ये कि हर इंसान अपने घर में थोड़े थोड़े पौधे ज़रूर से रखे। गार्डनिंग हम कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में बच्चे हैं, हर बच्चे से कहें कि डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे एक एक प्लांट आप अपने घर में करें। ये एक्टिविटीज़ वैसे स्कूल वाले भी बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, आप खुद अपने घर में इस चीज़ को इंडोर्स करें। दूसरे, आप अपने घर में वेंटिलेशन, आजकल हमारे ज़्यादातर जो कि वो AC सिस्टम बहुत ज़्यादा है, कमरे बंद करके AC चला के बैठ जाते हैं, उससे आपको लगता है कि वो ह्यूमिडिफिकेशन ज़रूर से करता है लेकिन वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं करता। खुले कुशादा घर जैसे पुराने ज़माने में होते थे ना, दालान हो आपके घर में, एक वेंटिलेशन हर कमरे में प्रॉपर खिड़की होनी चाहिए ताकि अच्छी हवा अंदर आ सके और घर की जो बुरी हवा है वो बाहर जा सके। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि डाइट, एक तो स्लीप आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आजकल इस कोविड की वजह से हमारे स्लीपिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हुए हैं। आपने अर्ली मॉर्निंग उठना है, चाहे बच्चे स्कूल जाए ना जाए, आपने उन लोगों का डेली हैबिट ये बनाना है कि 9-10 बजे उठ जाएँ। प्रॉपर ब्रेकफास्ट होना चाहिए। आपकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी ना, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, वो हर बीमारी से लड़ सकती है, चाहे वो माहौली आलूदगी हो, चाहे वो माहौली बीमारियाँ हों। अगर आपकी डाइट में रोज़ाना की बेसिस पे हेल्दी फूड, जैसे आजकल तो गर्मियों के मौसम में आप देखें बेइंतहा अल्लाह की नेमतें मौजूद हैं, आम है, आड़ू है, आलूचा है, खुबानी है, इन सब में ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हमारी बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं, बीमारी से लड़ने की हिम्मत देते हैं। इसी तरह से इस वक्त जो हमारे पास सब्जियां मौजूद हैं, जैसे कि शिमला मिर्च है, करम करला है, हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं, इनमें अंदर बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है दीगर डॉक्टर की जानिब से कि जब भी आप बाहर जाएँ तो अपने साथ एक वाटर बॉटल आप ज़रूर रखें। तो ऐसा भी हो सकता है कि पानी के साथ कुछ मशरूबात हम मिला लें और फिर हम उसे पी सकें। आप बिल्कुल, जैसे आजकल आप लिम्का ड्रिंक बना सकते हैं, पानी के अंदर आप लेमन स्क्वीज़ कर लीजिए, या पुदीने के साथ जिसको मिंट मार्गरेट करते हैं वो बना सकते हैं। नहीं तो आप सादा पानी भी अपने साथ रखें। देखिए गर्मी है, क्योंकि आपका इनसेंसिबल लॉस जिसको हम कहते हैं, पसीने की सूरत में बहुत ज़्यादा हो रहा था, जो हमें पता ही नहीं चला था। कराची में इस वक्त ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर फिर भी कम है, लेकिन ह्यूमिडिटी में आपकी इनसेंसिबल लॉस, स्वेटिंग जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता ही नहीं चलता, एकदम से हीट स्ट्रोक हो जाता। उस वक्त आपने उसको बचने के लिए, और उससे हो जाए तो भी आपने पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी का इंटेक होना चाहिए किसी भी फॉर्म में। अच्छा, वो फॉर्म हॉट बेवरेजेस ना हो, जैसे हम चाय लेते हैं, कॉफ़ी है या ग्रीन टी, ये आपके इनसेंसिबल लॉस को और बढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। गर्मियों में आपने ठंडे मशरूबात है, जैसे आजकल तरबूज है, तरबूज का शरबत आप ले सकते हैं, खरबूजे का है, सादा पानी आप ले सकते हैं, उसके अंदर नमक या काली मिर्च, नींबू डाल के लिम्का बना के आप ले सकते हैं अपने साथ। दूसरा जो है कि फ्रेश फ्रूट्स कोई भी आप अपने साथ रख सकते हैं। लाइट डाइट, खीरा है आप आराम से कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी जाएं वॉश करके खा सकते हैं, गाजर, इस तरह की चीज़ें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और वाटर कंटेंट हो, यानी ऐसे सब्जी और ऐसे फल का इस्तेमाल करें जो उसमें हो। और दूसरा, अपने हैवी खाने नहीं खाने, गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली मसालेदार चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है। मसालेदार चीज़ें, बहुत तली हुई चीज़ें, बहुत डीप फ्राई और बहुत लेट नाइट ईटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके निज़ाम हाजमा को मुतासर करती है, स्लो एम्पटिंग होती है, यानी आपको खाना मुश्किल से हजम होता है, फिर रात भर आपको उसकी वजह से बेचैनी होती है, और फिर वो भी डायरिया को प्रेसिपिटेट करती है। घर के ताज़े बने हुए हल्के खाने खाएं, दाल चावल जैसे आजकल आप हल्के मसाले के खा सकते हैं, बच्चे बड़े वो बहुत आराम से खा सकते हैं। उसके साथ आप सैलेड बाउल एक बहुत अच्छा सा बना, फ्रूट सैलेड का बाउल आप डेली बेसिस पर अपनी चाय के साथ रख सकते हैं। लाइट सैंडविच वगैरह जैसे आप वो यूज़ कर सकते हैं। हैवी मील्स अवॉइड करें, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, और हर मील के साथ एक ग्लास ऑफ वाटर आप ले लीजिए। बिल्कुल ठीक है। समीर साहब, कराची दुनिया के 10 नाकाबिल रिहाइश की फहरिस्त में आ गया है। इस्तेकाम, सेहत, मौलियात की सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। सबसे पहले तो तज्जिया करें, क्या समझते हैं आप? जी, अनफॉर्चुनेटली आप ठीक कह रही हैं। कराची इज़ द हब ऑफ बिजनेस कम्युनिटी। ये वो शहर है जो इस पूरे मुल्क को चलाता है। और ये हम नहीं कह रही, लंदन के अकाउंट्स इंटेलिजेंसी यूनिट का कहना है, ये रिसर्च जो की गई है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अभी आपने 2 दिन पहले भी सुना होगा कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को खुलेआम कराची शहर के अंदर असैसिनेट कर दिया गया। हद से ज़्यादा मोबाइल स्नैचिंग स्टार्ट हो चुकी है कराची के अंदर, हद से ज़्यादा घरों में चोरियाँ हो रही हैं, हद से ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है। सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा जो ड्रग्स का इशू है वो हद से ज़्यादा फैल रहा है, इतना फैल रहा है कि वो नीचे लेवल के स्कूलों तक पहुँच चुका है।
सिंध गवर्नमेंट जो है वो ना होश के नाखून ले रही है, ना अपनी गहरी नींद से उठ रही है। अनफॉर्चुनेटली द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज अंडर द सिंध गवर्नमेंट, द मिनिस्ट्री। ऑपोजिशन में तो हम हैं, हम बात कर सकते हैं। देखिए हमने बात नहीं की है, हमने तो जेल चले गए, हम तो हमें तो दहशतगर्द बना दिया गया आवाज़ उठाने के उसके ऊपर। हमने तो असेंबली फ्लोर से लेकर कराची से लेकर कश्मीर तक हमने आवाज़ उठाई है। आपने देखा कि शिकारपुर के अंदर क्या हुआ, वहाँ डाकू जो थे वो पुलिस की गाड़ियाँ उन लोगों ने अपने हाथ करके उसके ऊपर डांस करके टिकटॉक्स बना रहे थे, उस पर तक ये नहीं उठे। आज ना जर्नलिस्ट सेफ हैं इस प्रोविंस के अंदर, कितने जर्नलिस्ट जिन्होंने आवाज़ उठाई उनका कत्ल कर दिया गया। यहाँ खुलेआम जो है वो एड्स फैल रहा है, कुत्तों की वैक्सीन नहीं मिल रही है, लोग जो हैं उनकी जानें जो हैं वो उसका कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। आईजी साहब अनफॉर्चुनेटली बिलोंग्स टू शिकारपुर, बट वो भी सो रहे हैं। शिकारपुर के अंदर क्या नहीं हुआ, हम चलें ये तो खबरें दब जाती है, लेकिन कराची तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। आप कराची शहर के अंदर क्या करना चाह रहे हैं? ना यहाँ बिजनेस कम्युनिटी सेफ है, ना यहाँ हालात बुरे हैं, एनवायरनमेंट के हालात बुरे हैं, इस्तेकाम मईशत ना आप कोई यहाँ सेहत की चीज़ दे सके, ना कोई स्कूल्स दे सके, ना 14 सालों में एक एम्बुलेंस दे सके शहर को, ना एक ट्रांसपोर्ट बस दे सके। आज लॉ एंड ऑर्डर भी आप ठीक नहीं कर सके। फिर ये भी तो बात है ना, लोग कहते हैं कि वजीर आजम तो पूरे पाकिस्तान के ही हैं, तो कराची भी तो पाकिस्तान का है, तो वो इकदाम ले रहे हैं। देखें वो क्या करें, आप बताएं, गवर्नर रूल लगा दें, फिर बोलेंगे जमहूरियत जो है ख़तरे में पड़ गई है, हमारा मैंडेट खा गए, हमारा मैंडेट पे इन लोगों ने कर दिया। मैं तो कराची वालों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 2023 के अंदर जो है आप इस तरह का मैंडेट दें, सिंध वाले इस तरह का मैंडेट दें कि इनसे हमारी जान छूटे। 14 साल के अंदर ये एक आम आदमी को साफ पानी से लेकर, अस्पताल से लेकर, दवाइयों से लेकर कोई सहूलत नहीं दे सके। मतलब कराची के अंदर आज आप फैमिली के साथ बाहर वॉक भी नहीं कर सकते, आप 8-9 बजे के बाद सेफ ही नहीं है, बाहर ही नहीं जा सकते हैं। जहाँ जो हैं छोटे ताजर से लेके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो अपनी फैक्ट्रियां, अपनी इंडस्ट्री, अपनी दुकानें बंद करके भाग रहे हैं जी। तो ये कराची शहर को क्या बनाना चाहते हैं? कराची शहर से किस चीज का आप जो है बदला ले रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कराची को या तो अलग कर दें, फेडरल गवर्नमेंट को दे दें, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बना दें, ताकि खुदारा इस कराची शहर के अंदर कोई काम हो सके। आप हमारे एमएनएस एमपीएस का जो फंड आया है एमएनएस का, उस पे आप देखें जो डेवलपमेंट काम हो रहा है उस पे भी इनकी नजर है, उस पे भी तंकीद करते हैं, ना खुद काम करते हैं ना दूसरों को काम करने देते हैं। जी नाज़रीन, कराची जो है वो नाकाबिले फेरिस्त की जो है फेरिस्त में आ चुका है। कराची की जो अगर हम बात करें, वहाँ का एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, सेहत के ऊपर बात करें, तो सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर दुरेश शवार और उनके हमरा थे समीर मीर साहब। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।